20 अगस्त 2020 रूस के विपक्षी नेता जो है साइबेरिया से मॉस्को के लिए जो है उड़ान भरने की तैयारी करते हैं। वो साइबेरिया के एक एयरपोर्ट पर मॉस्को जाने के लिए जो है आते हैं और एयरपोर्ट पर सिर्फ एक कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद वो विमान में सवार हो जाते हैं और मॉस्को पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह से बीमार पड़ जाते हैं। वो कोमा में चले जाते हैं और उनके आगे इलाज के लिए उन्हें जर्मनी के बर्लिन स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये जो है नेता कोई और नहीं थे, रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावाल्नी थे, जिन्हें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जो है सीक्रेट एजेंटों ने जो है ऐसा कहा जाता है कि उन्हें जो है जैव रासायनिक हथियार जो उन्होंने विकसित किया है उसके तहत उन्हें जो है जहरीला जो है पदार्थ दे दिया गया था। और ये सिलसिला जो है यहीं पे ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है कि जहाँ पे रूसी जो है सीक्रेट एजेंटों ने जो है रूस के विपक्षी जो है नेताओं को या जो है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जो है विरोधियों को जो है इस तरह से जो है जहरीला रसायन देकर करके मारने का प्रयास किया हो। इससे पहले भी जो है सन जो है 1985 में रशियन बैंकर जो है लेविन कैविलिडी और उसके सेक्रेटरी को इसी तरह से मारा गया था। इसी तरह का एक घटना जो है 4 मार्च 1918 को जो है एक्स रशियन स्पाई सर्गेई स्क्रिपल और उसकी बेटी को ब्रिटेन में मारा गया था। इसी तरह का रहस्यमयी रासायनिक पदार्थ उनके भी जो है फूड में या उनके जो है जिंदगी में किसी न किसी तरह प्रवेश कराया गया था। इसी तरह का एक वाकया जो है 30 जून 1918 को विस्टलशायर ब्रिटेन में हुआ था, जिसमें जो है चार्ली रॉली एंड डॉन स्ट्रग्रेस को इसी तरह का जहरीला रसायन दे दिया गया था। आप सबों के दिमाग में ये प्रश्न उठता होगा कि ये जितने भी लोगों का मैंने जिक्र किया, ये कौन सा रसायन है जिसे दे करके जो है रशियन एजेंट से मार देते हैं और ऐसा क्यों करते हैं। आप सभी को न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या मीडिया में आया रिपोर्टों को देखते होंगे तो आपको पता होगा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे वो देश छोड़ करके भागने वाले एक्स स्पाई हो या वैज्ञानिक हो या और भी इसी तरह से जुड़े हुए जो कोई और लोग हों या विपक्ष के नेता हों। तो ये जो जैव रासायनिक हथियार जो रूस ने विकसित किया है वो क्या है, आइए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। वो जो रासायनिक पदार्थ जिसे जो है दे करके मारा गया है इन लोगों को, जिसका कि अभी मैंने जिक्र किया, उस रसायन को जो है कहा जाता है नोविचॉक। नोविचॉक इसलिए इसका नाम पड़ा है कि ये नर्वस सिस्टम पे जाके असर करता है। आपको बताते हैं कि नोविचॉक है क्या। नोविचॉक एक रसायन है जिसे सोवियत संघ द्वारा 1971 से लेकर के 1993 के बीच जो है प्रयोगशाला में गुप्त रूप से एक जो है प्रोग्राम के तहत जो है विकसित किया गया है। इस जैव रासायनिक हथियार को ही नोविचॉक एजेंट कहा जाता है या कई बार जो है नोविचॉक भी कहा जाता है। इस रसायन में जो है 7 तरह का जो है कंपाउंड डेवलप किया गया है, जिसे जो है रसिया या आज का रूस जो है उसे जो है बाइनरी केमिकल जो है वेपन्स कहता है। इस बाइनरी केमिकल्स में जो है को जो हम शॉर्ट फॉर्म में नोविचॉक के नाम से भी जानते हैं। और ये नोविचॉक इतना खतरनाक है कि अपने श्रेणी के आज तक ज्ञात सारे रसायनों से 10 गुना, कुछ कंपाउंड 100 गुना ज़्यादा मारक और घातक हैं, जिसे आज तक जो है किसी भी प्रयोगशाला में जो है डिटेक्ट नहीं किया जा सका है। डिटेक्ट नहीं किया जा सका है, मेरा ऐसा कहने से पीछे मकसद है कि जिस किसी भी आदमी पे इस रसायन का प्रयोग होता है उसके शरीर से इस रसायन का जो प्रयोग होने का कोई सबूत नहीं मिलता है। दुनिया के तमाम जो है वैज्ञानिक, डॉक्टर इसका कोई भी सबूत जो है उस व्यक्ति के शरीर से नहीं ढूंढ पाते हैं। इस श्रेणी में जो है 7 रसायन जो विकसित किया गया था उसमें से कुछ एक का जो नाम जो है
अब जो है डिस्क्लोज होकर के बाहर भी आया है, और कुछ एक का जो है केमिकल फार्मूला वगैरह भी जो बाहर आया है। इसी में से एक है जिसे कि कोड नाम दिया गया है A232, यानी कि A232। इसी तरह का एक दूसरा रसायन है जिसका नाम है A234। एक और भी रसायन है VH, और एक और अगला है वो है VR। ये 4 मैंने इस श्रेणी के जो है रसायनों का नाम आपको बताया, जो कि अब जाकर के काफ़ी हद तक जो है रिसर्च करने के बाद जो है ये लाइट में अब आने लगा है। लेकिन अभी भी इस श्रेणी के जो बाकी जो खतरनाक जो डेडली जो है रसायन है वो अभी भी विश्व के तमाम देश या गुप्तचर जो है मतलब संगठन जो है इस तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये रसायन इतना खतरनाक है, आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि ब्रिटेन में जो डॉन स्ट्रगरस को जो है इसका शिकार बनाया गया था, वो काफ़ी लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज रहा था और बाद में मर गया था। जब वो हॉस्पिटलाइज था तो उसी क्रम ने अपने भाई को उसने बताया था कि पार्क में टहलने के क्रम में उसे एक जो है छोटी सी शीशी मिली थी परफ्यूम की। उस शीशी को उठाकर उसने चेक करने के मकसद से सिर्फ अपने पर स्प्रे किया था, और उसके बाद वो उसका शिकार बन गया था। अब सवाल उठता है कि इसका असर मानव, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि इसका मानव शरीर पे असर क्या होता है। अब आइए इसको देखते हैं कि असर क्या होता है, क्यों आदमी जो है इस तरह से इसमें जो है मर जाता है। होता ये है कि नोविचोक का स्मॉल क्वांटिटी भी अगर शरीर में चला जाता है तो शरीर में ये पहुंचते ही मानव शरीर के अंदर जो एक होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो शरीर के तमाम चीज़ों को रेगुलेट करता है और उसको कंट्रोल करता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर में जो है एक रसायन होता है एसिटाइल कोलाइन होता है, सॉरी। ये जैसे ही केमिकल जो है शरीर के अंदर घुसता है तो एसिटाइल कोलाइन को जो है काम करने से रोक देता है, उसका जो है कार्य प्रणाली को ये रोक देता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि शरीर का जो मांसपेशी है और नर्वस सिस्टम है वो अनियंत्रित ढंग से काम करने लगता है, और मांसपेशी अनियंत्रित ढंग से सिकुड़ने लगता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आदमी का दम घुटने से जो है मौत हो जाती है, या फिर जो है हार्ट फेल्यूर हो जाता है। इसके अलावा जो इसका जो लक्षण देखा जाता है वो ये होता है कि अगर इसके मारक प्रभाव से कोई अगर बच भी जाए थोड़ी देर के लिए तो वो लंबे समय तक जिंदा नहीं रहता है, और अगर जिंदा भी रहता है तो वो इतना अपाहिज हो जाता है, इतना अशक्त हो जाता है कि वो एक जिंदा लाश के समान बना रहता है, क्योंकि ये केमिकल्स जो है सीधा जाकर करके आदमी के नर्वस सिस्टम को टेम्पोररी नहीं परमानेंटली जो है तौर पे जो है खराब कर देता है। नतीजा ये होता है कि मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर, शरीर का विभिन्न जो है अंगों का काम करना बंद कर देना इसका लक्षण है। जैसे कि अगर कोई बच भी जाता है, जैसा कि इससे पहले मैं बताया डॉन स्ट्रगरस जो है काफ़ी दिनों तक जिंदा भी रहा था, तो वो उस दरमियान जो है वो किसी काम का नहीं था, सिर्फ बेड पे पड़ा रहता था, क्योंकि उसका हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था, लकवाग्रस्त हो गया था, बहुत सारे ऑर्गन उसके ढंग से काम नहीं कर रहे थे। कुछ दिनों तक 2, 4, 5, 6 महीने जिंदा था, वो मर गया। ये इस केमिकल का प्रभाव है। और जब ये केमिकल जो है, जैसा कि सूत्र से जो है ज्ञात होता है, बहुत जगह इसका जिक्र है कि रशियन साइंटिस्ट जब इसको डेवलप कर रहे थे तो गुप्त प्रयोगशाला में एक साइंटिस्ट भी इसको बनाने के क्रम में जो है इसके संपर्क में आ गया था, और इसके संपर्क में आने के बाद वो साइंटिस्ट जो है का इलाज जो है गुप्त हॉस्पिटल में काफ़ी दिनों तक किया गया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका था, और उसमें भी लगभग यही सारे लक्षण पाए गए थे, और वो भी जो है नकारा होकर करके जो है कई मतलब कि महीनों तक जो है बिस्तर पे पड़ा रहा था। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इसे बनाया क्यों गया था, इसके बनाने के पीछे जो है सोवियत संघ या आज के रूस का मकसद क्या था। इसका मकसद जो था वो आपको जैसा कि पता ही है, रूस और अमेरिका के बीच, या कह लीजिए कि रूस और जो है पश्चिमी देशों के बीच हमेशा जो है ताकत को लेकर के प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है,
इस प्रतिद्वंदिता में रूस जो है अपने आप को सुप्रीम बनाने के लिए जो है इस प्रोजेक्ट को जो है चालू किया था, और इस प्रोजेक्ट का जो गुप्त नाम था वो था फॉलिक आंट। फॉलिक आंट के कोड नेम के तहत इस प्रोग्राम को चालू किया था, और इस प्रोग्राम का जो है पीछे 4 मुख्य मकसद रखा गया था, जिस मकसद को इस केमिकल वेपन ने 100% पूरा किया है। आइए आपको बताते हैं कि कर करके वो 4 मकसद क्या था रूस का या तत्कालीन सोवियत संघ का इस वेपन को विकसित करने के पीछे। इस वेपन को विकसित करने के पीछे मेन मकसद था 1970 से लेकर के 1980 के दशक में नाटो और दुनिया के अन्य जो देश थे उनके पास जो ज्ञात रासायनिक हथियार जो थे या जैव रासायनिक हथियार इसे कह लीजिए, उनके सूची में से बाहर, उनकी सूची से बाहर यानी कि कह लीजिए कि ज्ञात जितने भी रासायनिक हथियार हैं उससे बाहर एक ऐसा रासायनिक हथियार तैयार किया जाए जो कि इनके पकड़ में ना आ पाए और काफ़ी डेडली हो। ये इनका पहला मकसद था। उसके बाद जो दूसरा मकसद था कि नाटो के जैव रासायनिक युद्ध में जो है उसे जो है मात दिया जा सके, उससे डेडली वेपन को बना कर करके। तीसरा जो मकसद था कि ऐसा एक केमिकल वेपन तैयार किया जाए जिसका परिवहन और प्रयोग जो है काफ़ी सुरक्षित हो। और चौथा मकसद था उस वक्त के दुनिया के तमाम जो जैव रासायनिक हथियारों की ट्रीटी थी, उस ट्रीटी को जो है या समझौते को धत्ता बताते हुए एक ऐसा हथियार विकसित करे जिससे कि जो है राजनीतिक, कूटनीतिक और जो है सामरिक तौर पर दुनिया की निगाह में आए बिना जो है अपने मकसद को हासिल किया जाए। इन 4 मकसदों को लेकर करके जो है तत्कालीन सोवियत संघ ने इस प्रोग्राम को चालू किया था, और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि ये चारों का चारों मकसद जो है इस प्रोग्राम ने 100% पूरा किया है। क्योंकि आज तक जो है दुनिया के तमाम जो लेबोरेटरी में काम करने वाले टेक्नीशियन हैं या डॉक्टर हैं इस केमिकल को जो है पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब आप पूछते के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि जब पकड़ नहीं पा रहे हैं तो ये कैसे बाहर आया जिसका नाम आप बता रहे हैं। तो ये नाम जो है पकड़ में आने के पीछे जो है मेन वजह है कि जब इस तरह की हत्याएं होने लगी तो विश्व के तमाम देशों की गुप्तचर संस्थाओं ने जो है इस पे जो है काम करना शुरू किया, और उन्होंने इसका जो है कहीं से सैंपल जो है गुप्त रूप से जो है इकट्ठा किया, और उस पे जो है मारक जो क्षमताओं को जो है जब टेस्ट किया तो लगभग सेम जो है उसके बराबर निकला। उस आधार पर जो है ये जो है बात सामने आई है। लेकिन आज भी 100% कोई ये नहीं बता सकता है कि ये जो नाम है वो वही है 100% जिसे रशिया के जो है गुप्त ठिकानों पे डेवलप किया गया है। अब सवाल आगे ये उठता है कि जो है इसका जो है रूस जो है इस तरह हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, इसका जो है दूरगामी असर क्या होगा। तो आप देख ही रहे हैं कि इसका दूरगामी असर जो है ये है कि जिस भी व्यक्ति पे इसका इस्तेमाल होता है वो तो जो है 2 महीना, 4 महीना या 6 महीने के बाद जो है इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के पीछे जो रूस का जो बहुत बड़ा मकसद है वो पूरा हो जाता है। सोवियत संघ के इरा में जो है इसका जो मेन मकसद था कि जो है पश्चिमी और नाटो देशों पे जो है बढ़त हासिल करना, लेकिन आज की डेट में रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं उनके राजनीतिक मकसदों को हासिल करने में ये जो है हथियार जो है काफ़ी जो है मदद कर रहा है उनकी। क्योंकि आपको पता ही होगा कि रूसी राष्ट्रपति जो हैं वो लाइफ टाइम जो है के लिए जो है रूस के राष्ट्रपति पद को हथियार लिए हैं, और जो है वो चाहते हैं कि उनका विरोध करने वाला इस दुनिया में ना रहे, या फिर जो है रूस के साथ बगावत करने वाला को समाप्त किया जाए। और इसी मकसद के तहत इस वेपन को इस्तेमाल किया जा रहा है।